तो फिर से आप सबका एक और स्वागत है आपके मनपसंद और सबसे विश्वसनीय इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि हम लोग 12th बिहार बोर्ड मिशन 2025 यानी कि जिन बच्चों को कमिंग ईयर में 12th बिहार बोर्ड के एग्जाम में अपियर होना है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग रोज 10 to 12 ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को रेनबो से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ताकि हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक और सही समय पे पूरा परफेक्ट अपने आप को तैयार कर सके एग्जाम के लिए। तो आज फिर से हम लोग का जो है पार्ट 5, इस सेशन में हम लोगों ने 4 पार्ट कर लिया है और आज पार्ट 5 है हमारा मिशन 2025 का। अगर आपने पीछे का पार्ट्स को नहीं देखा यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में मिशन 2025। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, विश्वास दिखाया, उसके लिए सबको एक बार फिर से थैंक यू। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, गैप लैंग्वेज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। देखिए हमेशा हड़बड़ाना कभी नहीं एग्जाम में, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, टाइम सफिशिएंट होता है। कोई जो नहीं बहुत ज्यादा 30 मार्क खान बनने का कि जल्दी बना के निकल के बाहर, ठीक है। तो क्या है, गैप लैंग्वेज खाली स्थान भाषा है, हैज द लार्जेस्ट नंबर। देखिए लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा संख्या में ऑफ नेटिव स्पीकर। देखिए नेटिव स्पीकर का मतलब क्या होता है, मातृभाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में बोलने वाले, है ना। तो नेटिव का मतलब क्या हुआ, मातृभाषा के रूप में। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है जिसको बोलने वाले का संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन किस रूप में, एज अ मदर टंग, एज अ नेटिव स्पीकर, मतलब मातृभाषा के रूप में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, इंग्लिश, चाइनीज, हिंदी और लैटिन। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए दुनिया में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज्यादा स्पीकर किसका है, ध्यान रखिएगा, गैप लैंग्वेज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर ऐसे होता है तो आंसर क्या होता है, इंग्लिश। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी भाषा लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स लेके है, लेकिन किस रूप में, नेटिव स्पीकर के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा, चाइनीज। तो याद रखिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझिए एक बार बहुत अच्छे तरीका से फिर से। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि नेटिव स्पीकर के रूप में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, देखिए नेटिव स्पीकर का मतलब क्या, मातृभाषा के रूप में, तो उसका आंसर होगा चाइनीज। लेकिन एक जनरल क्वेश्चन पूछेगा कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा, इंग्लिश। और मैं आपको बताता हूँ हिंदी नंबर 3rd पे आती है स्पीकर के टर्म में। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें, पूरी दुनिया में बात करें, तो हिंदी कौन से नंबर पे आती है, 3rd नंबर पे आती है। तो क्लियर, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, चाइनीज। देखिए सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गांधी का आंसर माइंड इज अ, जो हमारा माइंड है वो है क्या है, पावर है, रेस्टलेस बर्ड है, सिविलाइजेशन है, या फिर एनिमल है। अब देखिए मैंने कई बार कहा है आपको और हमेशा कहा है कि कई बार अगर आर्टिकल्स का जब क्वेश्चन रहे, शुरू में आर्टिकल है, जैसे यहाँ पे ए है और के बाद आपको यूज करना है, तो देखिए ए है, ए लगा मतलब क्या कि जो भी वर्ड इसके बाद आएगा वो कौन सा आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। अब देखिए इसमें एनिमल, ये क्या है, वॉवेल साउंड आ रहा है, साउंड इसका वॉवेल है, तो ये आंसर तो कभी होगा ही नहीं, है ना। अब देखिए बच गया पावर, रेस्टलेस बर्ड और सिविलाइजेशन। तो माइंड क्या है, तो गांधी जी ने ये कहा था कि माइंड हमारा एक रेस्टलेस बर्ड है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा माइंड क्या है, तो एक रेस्टलेस बर्ड है। देखिए रेस्टलेस बर्ड का मतलब क्या हुआ, देखिए चिड़िया जो होती है, पक्षी जो होता है, कभी एक जगह बैठता है, कभी इधर, कभी उधर, उधर कभी उधर। तो माइंड भी जो हमारा क्या है, रेस्टलेस है, बेचैन रहता है हमेशा। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इस लाइन में ही कहा गया था कि मन जो है, जो हमारा दिमाग है, जो दिल है, उसको जितना ज्यादा मिलता है उसको और चाहिए होता है। देखा ना आपने, ये दिल मांगे मोर, है ना, तो वह दिल मांगे मोर। तो याद रखिएगा माइंड इज अ व्हाट, रेस्टलेस बर्ड। तो याद रखना है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये कौन से चैप्टर में है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी ने ही कहा था कि हमारा माइंड क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है। याद रखिएगा क्या है, रेस्टलेस एक बर्ड है, एक बेचैन पक्षी की तरह है, जिसको जितना ज्यादा इसको मिलता है इसको उतना और चाहिए होता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है, इज बेस्ड, वो आधारित है, ऑन
मतलब हमारी भारतीय सभ्यता किस चीज पे आधारित है, भारतीय सभ्यता का आधार क्या है, इसका बेस क्या है। देखिए पहला लिखा हुआ है मॉडर्निटी, आधुनिकता। हाई थिंकिंग, हमारा ऊंचा सोच। ऊंचा सोच का मतलब नहीं कि ऊपर जाकर सोचे, छत के ऊपर बैठ के। ऊंचा सोच का मतलब जो मोरल सोच है, हमारा जो नैतिकता है, जो हमारी सोच है वो काफी अच्छी सोच है। सिंपल लिविंग, हमारा जीवन बड़ा सिंपल सादा जीवन हम जीना चाहते हैं। बी एंड सी बोथ। तो देखिए मॉडर्निटी का तो बात ही मत कीजिए, है ना। और बच गई बात अब हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। तो आप सब जानते हैं भारत में डायलॉग फेमस है, सादा जीवन उच्च विचार। ये महात्मा गांधी ने ही कहा था, और उन्होंने कहा था कि हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा आधार ये है। देखिए कितनी सभ्यताएं कितनी चली गई, रोम चला गया, ग्रीक चला गया, है ना, सब चला गया, लेकिन आज भारतीय सभ्यता आज भी है मौजूद, और इतना मजबूती से है कि लोग हमारी सभ्यता और संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो क्या समझे कि भारतीय सभ्यता किस पे बेस्ड है, हाई थिंकिंग और सिंपल लिविंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। याद रखिएगा, देखिए दो चीज बताया कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, महात्मा गांधी ने कहा है। दूसरा भारतीय सभ्यता किस पे आधारित है, तो हाई थिंकिंग उच्च विचार और सिंपल लिविंग यानी कि सादा जीवन पे। नेक्स्ट लिखिए क्या है, द नैरेटर। अब नैरेटर तो हर सब जगह होता है, तो लिखिए पिंच ऑफ स्नफ। मतलब पिंच ऑफ स्नफ जो मनोहर लाल गांवकर ने लिखा है, ठीक है। तो पिंच ऑफ स्नफ, इस जो शॉर्ट स्टोरी जो आपकी पिंच ऑफ स्नफ एक ह्यूमरस स्टोरी है, एक हास्यपद स्टोरी है, इसके जो नैरेटर है कौन है, मनोहर मालगांवकर। हैड टेकन लीव, लीव मींस क्या होता है, छुट्टी। क्या होता है लीव, मतलब छुट्टी। तो पिंच ऑफ स्नफ के जो नैरेटर है ना, जो कि मनोहर मालगांवकर ने छुट्टी लिया था कैप डेज। कितना दिन का छुट्टी लिया था, तो कितना दिन का छुट्टी लिया था उन्होंने, देखिए 3, 4, 2 और नन। तो मनोहर मालगांवकर यानी कि नैरेटर जो थे पिंच ऑफ स्नफ के, उन्होंने छुट्टी कितना दिन का लिया था, यस 2 डेज का। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। और याद रखिए, हम एक दो बात और रिकॉल कर लीजिए कि मनोहर मालगांवकर जो नैरेटर हैं, उन्होंने किसके कहने पे छुट्टी लिया था, किसके कहने पे, अपनी मदर, अपनी माँ के कहने पे। और छुट्टी लेने का रीजन क्या था कि नानू काका को कहाँ जाना था, मंत्री से मिलने। तो माँ ने बोला तुम उनकी हेल्प करो और तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो। तो माँ की जिद पर, माँ के इंसिस्टेंस पर नैरेटर यानी कि मनोहर मालगांवकर ने 2 दिन की छुट्टी ली थी ऑफिस से। देखिए रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था, मोहनलाल रतिराम, रतिराम सोहनलाल, सोहनलाल रतिराम और नानू काका। तो रतिराम किसका बेटा था, सोहनलाल रतिराम का। तो याद कर लेना है ना। ये आपने क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में बच्चों ने पढ़ा है। तो याद करिए रतिराम जो था वो किसका बेटा था, रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा था। और सोहनलाल रतिराम क्या था, वो पार्टी बॉस था। क्या था, पार्टी बॉस था। कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। और रतिराम जो था वो ट्रेड कमिश्नर बन के जा रहा था, किसके पास, हजरत बरकत अली के पास, बट वो कैंसिल हो गया। कुछ रीजन जरूर पढ़े पोएम में, थोड़ी स्टोरी में। तो क्या समझे, रतिराम किसका बेटा है, सोहनलाल रतिराम का। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, 6 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 6। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी के जैसा तो कुछ है ही नहीं। वाज सेड बाय, किसने कहा था, नानू काका, नैरेटर, सोहनलाल रतिराम, रतिराम। अब क्या है कि ईमानदारी के जैसा तो कुछ है ही नहीं। देखिए लाइन कहाँ पे आया था, जब नानू काका कहाँ जाते हैं, जो सिक्का ऑटो डीलर है उसके पास जब जाते हैं, क्या वो कार को ट्रायल के नाम पे लेने के लिए, जो मुख्यमंत्री के पास जाना था। तो वहां पर जो धोबी उनका आता है, उनका नाटक का एक हिस्सा होता है, वो धन का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो जब धोबी आके देता है, लीजिए आपका चेक, 1000 रुपए का एक चेक, आपने बियर, मतलब अमाउंट नहीं बोलता, सॉरी, उसने क्या किया, उनको चेक दिया कि लो भाई आपका बियर चेक आप हमेशा छोड़ते हैं। तो उसी कंधे पे हाथ रख के बोले थे कि लो तुमको 2 रुपए इनाम के रूप में दे रहे। याद रखिएगा, नानू काका ने धोबी को कितना दिया था, 2 रुपया दिया था। कितना, 2 रुपया दिया था एज अ रिवार्ड। और नानू काका ने देते हुए क्या कहा था कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का तो कोई जवाब ही नहीं, इसके जैसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये किसने कहा था, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, किसने कहा था, आपके नानू काका ने कहा था। द नैरेटर वाज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नैरेटर वाज गैप ऑन प्रोबेशन। देखिए प्रोबेशन था टेम्पोररी बेस पे, तात्कालिक रूप में। तो नैरेटर क्या था, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, गाइड या चीफ सेक्रेटरी। तो नैरेटर जो था वो क्या था, अंडर सेक्रेटरी था। क्या था, अंडर सेक्रेटरी। और याद रखिएगा नैरेटर अंडर से कहाँ था, बैलेंस मिनिस्ट्री में, क्योंकि आपने क्या कहाँ से मालूम पड़ा, है ना। देखिए आपने वहां जो देखा था कि रतिराम जो है ना, रतिराम क्या कर रहा था, जब वो कार चला रहा था, कौन सा कार, स्पोर्ट्स कार, और उसका रंग क्या था, येलो कलर, पीले रंग की जो कार थी। तो बता ना कि वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, मतलब मेरे ही मिनिस्ट्री में काम करता है। तो रतिराम कहाँ काम करता था, बैलेंस मिनिस्ट्री में। तो इससे हमको मालूम पड़ गया कि नैरेटर जो था वो अंडर सेक्रेटरी था, कहाँ,
अपना बैलेंस मिनिस्ट्री में। तो देखिए 7 क्वेश्चंस को पहले क्लियर कर लीजिए। गैप लैंग्वेज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। नेटिव स्पीकर का मतलब मातृभाषा को बोलने वाले। तो दुनिया में अगर कोई ऐसी भाषा है जिसका मातृभाषा के रूप में नेटिव स्पीकर का ज्यादा संख्या, तो कौन सा है वो? चाइनीज। यानी क्या इंग्लिश का होता है। अगर ये पूछता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा यूज में है, सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तब क्या होगा? इंग्लिश। और हिंदी जो है वो क्या है? 3rd नंबर पे आती है। थ्रू आउट द वर्ल्ड हिंदी का जो स्पीकर का संख्या वैसे है वर्ल्ड में 3रे स्थान पे। और लैटिन को आप जानते हैं कि इंग्लिश से 800 साल पहले ये इंटरनेशनल भाषा थी, अंतरराष्ट्रीय भाषा थी, ठीक है। और देखिए लैटिन भाषा ही है जिसने इंग्लिश को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। याद रखिएगा, अगर जनरल क्वेश्चन पूछे ओल्ड मिडिल या मॉडर्न नहीं, एक जनरल पूछे कि किस लैंग्वेज ने इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो उसका आंसर क्या होगा? लैटिन लैंग्वेज। सेकंड है, गांधी ने क्या कहा था? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। अब देखिए हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये चैप्टर किस चैप्टर का है? तो क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। या किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। या फिर गांधी जी ने क्या कहा कि माइंड इज अ खाली स्थान, तो क्या होगा? रेस्टलेस बर्ड। देन थर्ड है, सॉरी 4 और थर्ड ईयर, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, भारतीय सभ्यता किस पर आधारित है? तो हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग पर आधारित है, ठीक है। नरेटर पिंच ऑफ स्नफ कितना दिन का छुट्टी लिया था? 2 दिन का। रतिराम किसका बेटा था? सोहनलाल रतिराम का। नथिंग लाइक ऑनेस्टी किसने कहा था? नानू काका ने कहा था। कब? जब धोबी दौड़ के आता है उनका वो बियरर चेक लेकर। कितने का चेक था? 1000 का चेक था, सॉरी 1000 का चेक था। वहां पे वो शो नहीं करते, बस बियरर चेक ही बोलते। मैंने आपके ऐसे क्वेश्चन पूछा आपको रिकॉल करने के लिए, और उसको इनाम कितना मिला? 2 रुपया। तो नानू काका ने कहा था कि ईमानदारी से बड़ा कुछ भी नहीं है। और नरेटर वाज गैप इन प्रोविजन, तो क्या होगा? अंडर सेक्रेटरी। और नरेशन कौन से मिनिस्ट्री में था? तो बैलेंस मिनिस्ट्री में था। तो आई होप कि 7 तक आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि नोट रहेगा तो एग्जाम के टाइम आप इसको देख भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे अच्छे से, सुन भी पाएंगे। जो करना है आपके पास वीडियो है ना, आपके पास रिटर्न रहेगा तो भी रिवाइज करने में आसान होगा। हाँ ये जरूर कीजिएगा कि जब आप लिखिएगा ना तो उस पर आंसर टिक मत कीजिएगा, है ना। आप आंसर टिक करने का फिर आपको प्रैक्टिस करने में कोई मजा नहीं आएगा। अगर आंसर नहीं ऑप्शन है तो आप हमेशा उसको रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि नानू काका वाज अ गैप मैन, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? नानू काका को लेके, ठीक है, कि नानू काका कैसे आदमी थे। तो नानू काका वाज अ गैप मैन, क्लेवर यानी कि चालाक आदमी थे, स्टूपिड बेवकूफ, इडियट भी, इसका मतलब दोनों कैटेगरी सेम है, और टिमिड यानी कि डरपोक। टिमिड क्या होता है? डरपोक। तो आपने जो इन्होंने भी इस चैप्टर को पढ़ा है, क्योंकि लिटरेचर का कहानी अगर आपने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होना है, रटना पॉसिबल नहीं है। तो नानू काका क्या थे? सब जानते हैं कि नानू काका बहुत ही साथी, बहुत ही चालाक थे। देखिए उन्होंने अपने पूरा कहानी में देखा है कि 2 दिन के अंदर में वो मंत्री को अपने घर बुला के मिल लेते हैं ना। तो नानू काका वाज अ क्लेवर मैन। याद रखें नानू काका बहुत ही क्या थे? चालाक आदमी थे। और नानू काका कौन से क्लास में सफर किए थे? 2nd क्लास। उनके पास टिकट कौन सा था? 3rd क्लास। तो जब 3rd क्लास का टिकट था तो 2nd क्लास में सफर क्यों किए? देखिए इसका आंसर बड़ा कंफ्यूजन वाला है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि चालाक थे इसलिए, चालाक थे नहीं, क्योंकि 3rd क्लास में देयर वाज नो रूम। रूम का मतलब है जगह, याद रखिएगा। रूम जो वर्ड है, इस रूम का मतलब क्या है? जगह। तो उन्होंने, नानू काका ने 3rd क्लास का टिकट लेकर 2nd में सफर क्यों किया? क्योंकि 3rd क्लास में जगह नहीं था। हाँ ये पूछता है कि कैसे किया? तो अपने चालाकी से, जो उनका बोल वचन था उससे किया, है ना। तो 2nd क्लास में सफर करने का जो रीजन था, वजह था, क्या था कि वो 3rd क्लास में स्पेस नहीं था, रूम नहीं था, जगह नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। तो नानू काका कैसे आदमी थे? चालाक आदमी थे। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, नेम द पोएम। इसमें आपको कविता का नाम बताना है। ये जो नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी है, ये कौन सी कविता का लाइन है? देखिए ऑप्शंस है, फायर हिम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, टू ऑटम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आप सब लोग कमेंट कीजिए कि ये कौन से चैप्टर का, ये कौन से पोएम से लिया गया लाइन है? नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। देखिए इसका जो कीवर्ड है वो क्या है? ओरिजिनल एनर्जी। ये क्या है? ओरिजिनल एनर्जी। और ओरिजिनल एनर्जी का बात कहां पे हुआ है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके पोइट कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। और वाल्ट व्हिटमैन का एज कितना था? 37। तो याद रखिएगा, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल, सबसे लास्ट लाइन इस पोएम का, सबसे जो लास्ट लाइन है वही है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। तो याद रखिएगा, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, ये कौन से पोएम का लाइन है?
ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ये 12 का हर बच्चा जानता है और जानना चाहिए। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस, देखिए टुक प्लेस का मतलब क्या, घटित होना, मतलब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब घटित हुआ। देखिए ऑप्शन है 1150 to 1500, 1066 to 1150, 1400 to 1500 और 1300 to 1400। तो बोलिए कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट देखिए इसके बारे में 2-3 बातें याद रखिएगा। पहला कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किस पीरियड में हुआ, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, न्यू इंग्लिश के टाइम पे। तो इसका आंसर क्या है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मिडिल इंग्लिश के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था ये, मिडिल इंग्लिश के टाइम पे। पहला तो ये चीज याद रखना है। दूसरा ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ कब से कब, क्या पूरा मिडिल इंग्लिश तो नहीं, ये हुआ था 1400 to 1500। याद रखिए ग्रेट वॉवेल शिफ्ट 1400 से लेकर 1500 तक में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था। और देखिए इसमें आगे हुआ क्या था, देखिए इसके नाम क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, वॉवेल का शिफ्टिंग हुआ, चेंज हुआ, है ना। तो कैसा चेंज हुआ, प्रोनाउंसिएशन, याद रखिएगा लिंग्विस्टिक चेंज। याद ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या है, लिंग्विस्टिक चेंज, एक मेजर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, भाषावादी लिंग्विस्टिक चेंज है, जिसमें इंग्लिश के लॉन्ग वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया गया। याद रखिएगा कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इंक्लूड्स द चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, इंग्लिश के वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे समझ में आ गया ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब से कब है, 1400 से 1500। नेक्स्ट है कमला दास। देखिए कमला दास कौन सी पोएम की है, अ ग्रैंडमदर हाउस, है ना, सॉरी माय ग्रैंडमदर हाउस। कमला दास यूज्ड टू राइट इन इंग्लिश एंड गैप लैंग्वेज। कमला दास कौन कौन से भाषा में लिखती थी। अब देखिए दास नाम देख के बड़ा कंफ्यूजन है, दास बंगाली लोग का नाम ज्यादा रहता है ना। तो कमला दास जो थी वो इंग्लिश के अलावा कौन से भाषा में, हिंदी, तमिल, मलयालम और बंगाली। इसका आंसर देखिए इसमें कंफ्यूजन है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। कमला दास इंग्लिश के अलावा मलयालम भाषा में लिखती थी, है ना, और नाम मलयालम लिखती तो आप समझ सकते हैं कमला दास कहाँ की थी, इंडिया की थी। कमला दास कहाँ से बिलोंग करती थी, इंडिया से। और दूसरा चीज कि कमला दास को कौन सा प्राइज मिला था, तो कमला दास को नोबेल प्राइज मिला था, और कब मिला था, 1984 मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए मैंने छोड़ा है कि ही डाइड गेट कैंसर, कमेंट द आंसर। आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि वो डाई हुआ, मर गया किससे, कैंसर से। कैंसर क्या है, बीमारी का नाम, फ्रॉम, एट, विद और ऑफ। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 12 का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। कुछ लोग देखते हैं कोई कमेंट कुछ नहीं, बड़ा खराब लगता है कि अगर आपके लिए इतना टीचर मेहनत कर रहा है, आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा है, आपको समझ रहा है कि आपको परेशानी कहाँ पे उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए वहां पे। तो जो लोग इनएक्टिव हैं लिखा कीजिए, और जहां डाउट उसको पूछा भी कीजिए। तो चलिए इस तरह से आज का हमारा जो सीरीज है मिशन 2025 का पार्ट 5 आज कंप्लीट हुआ हमारा। मैं फिर से कहूंगा कि जिन लोगों ने पीछे नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट में देखे सबको, और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सुंदर तरीके से सबको अभी अरेंज कर दिया है, क्योंकि पहले अरेंज नहीं था तो प्रॉब्लम होती थी ढूंढने में, क्योंकि इतना सारा वीडियो में कहाँ ढूंढे। तो प्लेलिस्ट में आपके सपोर्ट, आपके इजी होने के लिए मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। और एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देखने के लिए, और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा, तब आज मैं शुरू में नहीं कहा, अभी कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने स्टेटस के थ्रू, जो भी आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है उसके थ्रू अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके, और मैक्सिमम लोग में से मिनिमम लोग मुझे भी सपोर्ट कर सके। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।